न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस टीएमटी रेबार, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। मालदीव के राष्ट्रपति अपनी भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत मालदीव के आपसी संबंधों के लिहाज से कैसी रहेगी उनकी दिल्ली यात्रा, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात पश्चिम बंगाल में बढ़ते महिला अपराधों के मामले में क्या रही राज्य सरकार की आज पूरी कोशिश, उस पर भी बात करेंगे। दिखाएंगे खबर हरियाणा जम्मू कश्मीर में नतीजों से पहले होने वाले राजनीतिक और सियासी दावों की चर्चा करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती लगातार तनातनी के बीच में इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचे। भारत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई मुलाकात। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सहित दूसरे आपसी हितों के मुद्दे पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत में वैश्विक तनाव कम करने की क्षमता। वैश्विक चुनौतियों के दौरान संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी उठाए सवाल। इजरायल की भीषण बमबारी से दहला बेरूत। हिजबुल्लाह के प्लाटून कमांडर को ढेर करने का दावा। दक्षिणी लेबनान में तेज हुए आमने सामने की लड़ाई। दक्षिणी इजरायल में बस स्टेशन पर हमला, एक की मौत, कई घायल। पश्चिम बंगाल में मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में इंसाफ की मांग हुई और तेज। भाजपा ने दक्षिण 24 परगना में किया विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। महिला टी20 विश्व कप में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 6 विकेट से करारी शिकस्त। 106 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में हासिल करके दर्ज की मौजूदा विश्व कप में पहली जीत। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापक द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान आगरा, बेंगलुरु और मुंबई की यात्रा भी वो करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति मिलेगी। और आपको बताते हैं कि भारत और मालदीव के रिश्तों के लिहाज से कौन से ऐसे तथ्य हैं जिस लिहाज से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। भारत और मालदीव के संबंधों के लिहाज से बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक संबंधों के लिहाज से कुछ बड़े तथ्यों की बात करें। भारत के लिए मालदीव का है सामरिक महत्व, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी मौजूदगी है वो अपने आप में भारत के लिए उसकी सामरिक महत्व को बढ़ाता है। प्राचीन काल से जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यापारिक संबंध रहे हैं दोनों ही देशों के बीच में, और जो लगातार समय के साथ प्रगाढ़ भी होते रहे हैं।
1965 से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और भारत के साथ मालदीव के जो संबंध हैं वो लगातार अपने आप में आगे ही बढ़ते रहे हैं। 1976 में मिनिकॉय द्वीप को मालदीव ने माना भारत का अंग, क्योंकि एक द्वीप को लेकर दोनों देशों में एक तरीके से विरोधाभास था और इस बात को लेकर 1976 में एक सहमति बनी कि मिनिकॉय द्वीप को मालदीव ने भारत का अंग माना था। ये अपने आप में आपसी रिश्तों के लिहाज से एक बड़े पड़ाव के तौर पर देखा जाता है। 1988 के तख्ता पलट के समय, मालदीव में तख्ता पलट के समय भारत ने मदद की थी और उस लिहाज से भी दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई देखने को मिली थी। 1988 की बात है, उससे पहले 1976 में द्वीप को भारत का अंग माना था। 1988 में से ही जब ये स्थिति हुई, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में रक्षा सुरक्षा में बड़ा सहयोग बनता चला गया। जब तख्ता पलट की कोशिश हुई, उसके बाद से भारत ने जो प्रयास किए, दोनों देशों के बीच में रक्षा सुरक्षा पर सहयोग एक नए आयाम तक पहुंचते चले गए। मालदीव हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी है और वो अरब सागर और उसके आगे का एक तरीके से प्रवेश द्वार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी अपने आप में बेहद रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और एक तरीके से उसके आगे वो अरब सागर तक के प्रवेश द्वार के तौर पर है, क्योंकि मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी है। समुद्री यातायात की निगरानी हो या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से मालदीव की मौजूदगी और वहां से निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, जो कि दुनिया की वैश्विक व्यवस्थाओं के नियमों के अनुसार हो, उस लिहाज से भी मालदीव एक सहयोगी देश के तौर पर भारत के साथ मौजूद है और भारत के लिहाज से भी वो अपने आप में एक व्यवस्था सहयोग की आगे बढ़ाता है। भारत से निर्यात की अगर बात की जाए तो चावल, मसाले, फल, सब्जियां, दवाएं, ये तमाम प्रकार की उन चीज़ों में से शामिल हैं जो भारत के माध्यम से वहां निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर से बुनियादी ढांचे के निर्माण में वहां पे सहायता कर रहा है। सीमेंट और रॉक के बोल्डर्स बड़े बड़े जो होते हैं वो उनको वहां पे भारत भेज रहा है मालदीव पे, और ताकि वहां का जो बुनियादी ढांचा का विकास की तमाम परियोजनाएं हैं वो उसमें भारत एक बड़े महत्वपूर्ण साझेदार दोस्त के तौर पर काम कर रहा है। आपदा के समय भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है, चाहे सुनामी का समय हो या फिर पेयजल की एक समस्या, गंभीर संकट खड़ा हुआ था मालदीव के सामने। उस वक्त सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भारत मालदीव के साथ आगे आया था और एक मानवीय चेहरा लगातार भारत की ओर से मालदीव के लिए रहा है। कोविड-19 महामारी के समय भी भारत ने लगातार मदद की, चाहे वैक्सीनेशन, मैत्री वैक्सीन की बात हो या फिर अन्य प्रकार के चिकित्सकीय उपकरणों या अन्य प्रकार की मेडिकल असिस्टेंस की बात हो। भारत ने मालदीव को हर उस तरीके से संभव मदद की है जितनी उस वक्त जरूरत और संभव थी। 2023 में 18.42 लाख भारतीय पर्यटक गए मालदीव में, जो कि वहां आए टोटल पर्यटकों का लगभग 11% से ज्यादा था और यह संख्या बताता है कि इकलौते भारत से ही सबसे बड़ी संख्या में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या वहां पर है। ऐसे में वहां का जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा रोल पर्यटन का है और उसमें भी भारत के पर्यटक अगर ज्यादा जाते हैं तो सीधे तौर पर मालदीव की अर्थव्यवस्था को भारत और भारत के पर्यटक संबल प्रदान कर रहे हैं। तो ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, लगभग 18.5 लाख के आसपास भारतीय पर्यटक गए थे। दोनों देशों के बीच होते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये भी अपने आप में दिखाता है कि आपसी एक समझ लंबे बीते दशकों में एक बेहतर होती आई है और उसकी वजह से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं। कुछ और तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं और आपको बताएं कि भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF का सबसे बड़ा प्रशिक्षक है, यानी कि उसकी फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भारत सबसे ज्यादा काम करता है। वहां के तमाम ऑफिसर्स जो है भारत के तमाम रक्षा अकादमियों में आकर ट्रेनिंग लेते हैं और जिस प्रकार की भी जरूरत होती है भारत उसमें मदद करता है। भारत मालदीव की 70% रक्षा प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करता है, यानी कि वहां के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भारत सबसे ज्यादा सहयोगी और बड़ा देश बनकर उभरा है। 70% रक्षा प्रशिक्षण जरूरतों को भारत पूरा करता है। इसके अलावा समग्र प्रशिक्षण केंद्र, तटीय रडार प्रणाली, रक्षा मुख्यालय निर्माण और बंदरगाह का निर्माण, ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें भारत सीधे तौर पर मालदीव की मदद कर रहा है और ये तमाम परियोजनाएं भारत के सहयोग से वहां पर चल रही हैं। कुछ और चीजों का जिक्र करते हैं, आपको बताएं 223 करोड़ के अनुदान से बन रहा है वहां पर राष्ट्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन कॉलेज। ये रक्षा सुरक्षा सहयोग के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख चीजों का, हालांकि ये दायरा बहुत बड़ा है लेकिन कुछ प्रमुख चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं। रक्षा सुरक्षा में किस प्रकार से, कुछ और तथ्यों को आपको जिक्र करते हैं कि आखिर पुलिस मुख्यालय के अलावा क्या। आर्थिक सहयोग की अगर बात की जाए तो भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना, यानी कि मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश अब भारत बन गया है। बीते तमाम वर्षों में ये यात्रा लगातार आगे बढ़ी है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $550 मिलियन के आसपास पहुंच गया। हालांकि इसमें तमाम प्रकार की गुंजाइश है जो कि अपने आप में आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है।
2013 में द्विपक्षीय व्यापार $156 मिलियन था। ये महज $156 मिलियन था, जो कि 2023 में, अगले पॉइंट में आपको बताते हैं, 2023 में ये बढ़कर किस प्रकार से $550 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। 34 द्वीपों में जल एवं स्वच्छता परियोजना चालू है, जो कि भारत की मदद से की जा रही, क्योंकि पीने के पानी की गंभीर समस्या वहां पे रहती है, लेकिन भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं के साथ में वहां के लोगों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। माले में हुकुरू मिक्सी मस्जिद का जीर्णोद्धार भी भारत की मदद से हो रहा है और लगभग 9 करोड़ रुपए इसमें असिस्टेंस भारत की ओर से दिया गया, यानी कि तमाम वहां के जो परियोजना है उसमें भारत का सहयोग, एक मानवीय पहल साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। 2021 में $50 मिलियन की रक्षा ऋण सहायता भारत की ओर से मालदीव को दी गई थी और इसी प्रकार से अगला पॉइंट अगर हम बात बताएं, 2021 में ही $40 मिलियन की खेल ऋण सुविधाएं भी भारत की ओर से दी गई थी। यानी लगातार हर वो जरूरी असिस्टेंस भारत मालदीव को दे रहा है, जो कि एक दोस्ताना तौर पे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। 2022 में $100 मिलियन की वित्तीय सहायता भी भारत की ओर से घोषित की गई थी, यानी क्रेडिट लाइन 100 करोड़ रुपए के मिलियन डॉलर के लिहाज से इसको घोषित किया गया। तो ये अपने आप एक बड़ा आंकड़ा सीधे तौर पर 27,000 भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है मालदीव में। ये बड़ी संख्या, क्योंकि वहां की भी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में लगभग 27,000 भारतीय प्रवासी वहां रहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है और ये जो भारतीय प्रवासी है उनमें से ज्यादातर वहां पे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या फिर शिक्षक हैं। वहां के लगभग 95% जो प्रवासी शिक्षक हैं उनमें भारत के शिक्षक हैं और ये बहुत अच्छे उच्च पदों पे होने वाले जो पद हैं वहां पर भारतीय लोग वहां पर एक तरीके से मौजूद हैं, उनके योगदान को वहां पे सराहना भी मिलती है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम क्षेत्रों में ये सहयोग सीधे तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो हमने आपको बताया कि भारत और मालदीव के तमाम क्षेत्रों में जो सहयोग है किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों देशों के लिहाज से जो मौजूदा जो यात्रा हो रही है, आज से जो शुरू हुई है मालदीव के राष्ट्रपति की, वो अपने आप में एक नए पड़ाव को आगे ले जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे, इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करते हैं। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 का आज समापन हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की बात सामने रखी। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तो ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों पर विस्तार से बात भी सामने की। विदेश मंत्री ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच यूएन जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 के अंतिम दिन ग्लोबल साउथ से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान पर सदस्य देशों ने चर्चा की और अपने अपने विचार रखे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया एंड द ग्लोब विषय पर समापन सत्र में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के अपने पड़ोसी देशों के संबंधों सहित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और मौजूदा समय में वैश्विक चुनौतियों से सामना करने की संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। Probably the biggest thing which happened in our lives was COVID. Now think about what did the UN do on COVID, and I think the answer is not very much. Now you have two conflicts going on in the world today, two very serious conflicts. Where is the UN on them? Essentially a bystander. वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त विदेश नीति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत और प्रगतिशील संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया को AI के संभावित खतरों के बारे में भी आगाह किया। It's in the nature of things that every nation naturally prioritizes its interests, but I would argue that global south itself has great value on a range of issues, and you know, again, I don't have to position myself as a leader of the global south. You are part of a collective, and if in the collective you are a trusted member of the collective and you are a articulate member of the collective, I think people expect you to do a little bit more. Again, I'm not entirely sure that some of the answers can be found bilaterally. कॉन्क्लेव के समापन सत्र में भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेके दोरजी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भूटान और भारत की विकास यात्रा में भारत की भागीदारी और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। 4 अक्टूबर को शुरू हुए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भविष्य में दुनिया की रूपरेखा और विकास की डगर पर सभी को एक साथ लेकर चलने की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में ममता सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इससे पहले भी कई महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले सामने आने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। कितनी सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में बेटियां? नहीं थम रहा है महिलाओं पर अत्याचार। कानून व्यवस्था पर भी उठे सवाल। महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध और ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ममता सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण 24 परगना में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बच्ची के साथ हैवानियत के खिलाफ दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई होती तो शायद स्थिति कुछ और होती। पुलिस इस तरीके से लाठीचार्ज किया है और उसके साथ साथ आपने देखा हमारे महिला नेत्रियों के ऊपर भी जेंट्स पुलिस ने, मेल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की। ये पूरी तरीके से मोलेस्टेशन का केस होता है। इस पुलिस को हम छोड़ेंगे नहीं। हम डेमोक्रेटिक वे से अपना आंदोलन कर रहे थे।
कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार डॉक्टरों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही अधिकारियों ने 10 डॉक्टरों को निष्कासित करने की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें इंटर्न, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। सभी को 72 घंटे के भीतर मेडिकल कॉलेज छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया है। ये 2 दिन हो गए हम लोगों के दादा लोग कल से अनशन कर रहे हैं 8 बजे से। अभी मान लीजिए 1:43 बज रहा है, 1:45 इस टाइम तक अभी तक अथॉरिटी को हम लोगों ने बहुत सारे मेल हम लोगों की तरफ से गया है, पर वो लोग अभी तक किसी भी तरीके से हम लोगों को कोई भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ये जो टीएमसी सरकार है, ये टेरर, मर्डर और करप्शन की सरकार है। ये अपराधियों को बचाने वाली सरकार है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार है। वहीं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2022 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ 1111 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी दौरान महिलाओं पर हमले की संख्या 1228 थी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पश्चिम बंगाल में 6869 महिलाओं के अपहरण के मामले सामने आए। इसी साल महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर 34,738 एफआईआर दर्ज हुई और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 71.8% दर्ज की गई। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसंजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। उससे पहले सभी दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कल तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजों में जहां हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में तस्वीर पूरी तरीके से फिलहाल साफ नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अब सबको इंतजार है 8 तारीख का, जब जनता का जनादेश सबके सामने आ जाएगा। कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब इंतजार मतगणना के दिन 8 अक्टूबर का है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन के बीच था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान जारी हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने आकलन और संभावित आंकड़े हैं और इन्हीं के आधार पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता ने उन पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा दोनों जगह पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता का आशीर्वाद गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए काम करने वाली भाजपा की सरकार को मिलेगा। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का दावा किया। इस वक्त हम एग्जिट पोल में जिस तरह आगे हैं, एग्जैक्ट पोल में भी उसी तरह आगे होंगे। बाकी दावा तो कोई भी कर सकता है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में यह विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इजराइल के लेबनान पर लगातार बढ़ते हमलों ने स्पष्ट हो गया है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करने पर आमादा है। बेरूत जैसे बड़े बड़े शहरों पर इजरायली हमले से पूरे लेबनान में स्थिति बुरी हो गई है। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्लाटून कमांडर को मारने का दावा किया है, तो ईरान समेत अन्य देशों से लेबनान को मिलते समर्थन के बाद संघर्ष और ज़्यादा तेज होने के आसार साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासत धुएं के गुबार और मलबों के ढेर में दब गया ये शहर बैरूत है, जिसके विभिन्न हिस्सों पर पिछले कई दिनों से इजराइल हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भीषण बमबारी कर रहा है। IDF ने रविवार को हवाई हमले में हिजबुल्लाह के पलटन कमांडर अली तावील को ढेर करने का दावा किया है। वो जनवरी में इजराइल पर हुए एक एंटी टैंक मिसाइल अटैक का मास्टरमाइंड था। रात में बैरूत पर किया गया हमला बेहद भयावह था। आग की ऊंची ऊंची लपटें घंटों तक रात की तारीकी को चीरती रहीं। उधर दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की लड़ाई तेज होती जा रही है। IDF ने 25 और गांव के नागरिकों को निकल जाने का ताज़ा आदेश दिया है। ये अपील अरबी में जारी की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल क्षेत्र में लड़ाई के दायरे को बढ़ाने जा रहा है। उधर पूरी दुनिया इजराइल पर नजरें गाड़े हुई है कि वो ईरानी हमलों का जवाब कैसे, कब और कहां देता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान के तेल सुविधाओं और रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय समेत दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है। तेल सुविधाओं पर हमले की आशंका के मद्देनजर ईरानी तेल मंत्री
ऑयल फैसिलिटी का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। ईरान की ओर से मंगलवार को किए गए हमले में इजरायली सेना के नेवातिम सहित 3 अंडों को निशाना बनाने के दावे को खारिज करते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इससे देश की वायु क्षमताओं को खरोंच तक नहीं आई है। उन्होंने ईरान को भरपूर जवाब देने का संकल्प दोहराया। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल मैक्रों ने इजरायल को गाजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगाने की वकालत कर दी। दरअसल मैक्रों ने कहा था कि इजरायल को गाजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगानी चाहिए। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. हालांकि बाद में मैक्रों के कार्यालय ने सफाई दी कि फ्रांस इजरायल का पक्का दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उधर आईडीएफ ने गाजा में फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। जबालिया को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना ने हमास के नए ठिकानों को खत्म करने के लिए फिर से जमीनी अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले शनिवार रात जबालिया में किए गए हमले में हमास के हथियार डिपो, सुरंगों और ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इजरायली सेना ने कहा है कि सोमवार 7 अक्टूबर को जंग के 1 साल पूरा होने पर गाजा बॉर्डर के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उधर इराक में इस्लामिक प्रतिरोध गुट ने गोलान हाइट्स में 3 ठिकानों पर ड्रोन हमले करने का दावा किया है। इस बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया, क्योंकि संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया और जंग का विस्तार हो, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और एवं डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान अतुल अनेजा जी हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत आपसे, क्योंकि कल 7 अक्टूबर है, 1 साल पूरा हो जाएगा जब इजराइल पे हमला हुआ था। उस वर्ष से समय से शुरू हुआ ये संघर्ष 1 वर्ष के बीच में किस तरीके से विस्तार लेता जा रहा है, किस तरीके से अब आप देखते हैं इस पूरे 1 साल को, और यहाँ से अब आगे का रास्ता क्या? जो संघर्ष है उसका विस्तार बहुत अधिक हो गया है और हम इस बहाने पे खड़े हैं कि अब अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो एक नई स्थिति पैदा होगी और फिर एक एस्केलेशन जो है उसकी एक शुरुआत होगी। तो युद्ध के बढ़ने के आसार बहुत गंभीर हैं और मुझे लगता है कि इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी के पास किसी भी तरह का कोई ऐसा सुझाव नहीं है कि इस युद्ध को रोका जाए। जैसे कि अभी आपकी रिपोर्ट ने भी बताया कि नेतन्याहू ने मैक्रोन को भी कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। तो इस प्रकार इस समय इजराइल जो है वो एक बहुत ही ऐसे मूड में है कि वो इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है। लेबनान में वो लोग जा चुके हैं, वहाँ भीषण बमबारी हो रही है और वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहते हैं, वो हमास को ख़त्म करना चाहते हैं और अब उनकी नज़रें शायद ईरान पे टिकी। तो इस समय तो संभावनाएं कुछ ऐसी ही लगती हैं कि युद्ध का शायद विस्तार हो। बिल्कुल। अतुल अनेजा जी, आपको लगता है कि अब ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का हमला और उसके बाद अब सबको इंतज़ार है कि इजराइल अब पलटवार कैसे करेगा, लेकिन उस पलटवार से पहले वो भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने पे लगातार लगा हुआ, किस तरीके की इस स्ट्रेटजी को आप, रणनीति को आप देखते हैं? देखिए, 2 ये सेपरेट एक तरह से फ्रंट्स हैं। हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हो रहा है और एक ग्राउंड इन्वेजन भी लेबनान पे हो रहा है। तो एक वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक तरह से इजराइल एक बफर बनाना चाहता है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे। 30 किलोमीटर का बफर है, वो लिटानी नदी है वहाँ पर, वहाँ तक अपने एक तरह से डोमिनेट करना चाह रहा है। तो एक तो ये लेबनीज फ्रंट है अगर इजरायली सिक्योरिटी की तरफ किया जाए। बमबारी जारी है, ऑप्टिक्स जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं 2006 में मैंने कवर की थी हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल वॉर, कि काफ़ी वाइड स्प्रेड है हिजबुल्लाह, एक पर्टिकुलर और गाज़ा की तरह एक छोटा सा एरिया में सीमित नहीं है।
तो उसको ख़त्म करना बिना ज़मीनी कार्रवाई से मुश्किल होगा। हवाई हमलों से लीडरशिप को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक तरह से जो तैयारी सालों साल से हिजबुल्लाह ने की है अपने वेपन्स को छुपाने की पूरे देश में, तो मुझे नहीं लगता हवाई हमलों से कमर टूटेगी। कमज़ोर पड़ सकता है हिजबुल्लाह, लेकिन अभी उसकी क्षमता ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं मुझे लगता लेबनान फ्रंट में। फिर बात करते हैं हम ईरान की। ईरान के ऊपर जो उन्होंने मिसाइल हमले किए थे ईरान ने, तो उसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि वो इजरायली सॉइल पे अटैक कर सकता है। नेवतिम बेस के ऊपर जो हमें सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं, वहाँ 32 मिसाइल्स गिरी हैं। वो उसमें शायद F-35 प्लेन्स का जो अड्डा है उसको डैमेज ना हो, क्योंकि वो पहले ही से ही जब मिसाइल लॉन्च होती है तो ये प्रोटोकॉल किया कि अपने जो हवाई जहाज होते हैं आप उड़ा लेते हैं, हवा में चले जाते हैं, इसलिए जब मिसाइल गिरते भी है तो नुकसान नहीं होता। लेकिन कैपेबिलिटी ईरान ने दिखाई है। अब बात करते हैं पलटवार की। वो ज़रूर, मुझे नहीं लगता कि इजराइल, जैसे अरविंद जी कह रहे थे, कि वो इस मूड में है कि वो पलटवार ना करे। अब लेकिन है कि पलटवार में क्या होगा। एक आ रहा है कि उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है ईरान की, उसके ऊपर, क्योंकि इजराइल को जो लॉन्ग टर्म खतरा है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन से है। अगर वो करता है एनरिचमेंट फैसिलिटी, वो 50-60% तक एनरिच कर सका। अगर 90% तक एनरिच करता है तो फिर उसके बाद बम बनाने की शक्ति आ जाती है। तो एक तरह से इजराइल को ये न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर एक तरह की उसकी नज़र रहेगी। दूसरी है जो ऑयल इंस्टॉलेशन है, क्योंकि जो ईरान की इकोनॉमी है वो ऑयल इकोनॉमी है, तो अगर उस पर अटैक हुआ तो कमज़ोर पड़ेगा ईरान। लेकिन ईरान भी पलटवार कर सकता है, इसलिए एस्केलेशन का डर है। कहाँ बिल्कुल एस्केलेशन का ये डर लगातार बना हुआ है। अरविंद जी, आपको लगता है कि जो बात अतुल अनैया जी कह रहे हैं, तो अगर ये पलटवार इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर होता है, या इस प्रकार की जो संभावनाएं चर्चा लगातार की जा रही, चाहे वो उनको ऑयल फील्ड्स को लेकर हो या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर हो, अगर ये इस तरीके से होता है तो ये तो फिर और एक आगे कदम बढ़ जाएगा। तो पश्चिम एशिया के लिहाज से तो अपने आप में एक बड़ी विकट स्थिति होगी यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा और अतुल जी ने भी ठीक कहा। अब देखना यह है कि इनके पलटवार किस प्रकार का होता है। अगर वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर पलटवार होता है तो ये एक बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि इस समय ईरान का जो डेटरेंस है वो बेसिकली न्यूक्लियर है। उन्होंने मिसाइलें तो भेजी हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी मिसाइलें, अधिकतर मिसाइलें जो है वो रोक ली गई हैं और नुकसान भी कुछ कम हुआ है। और ईरान ने भी ये कहा है, उन्होंने कतर के माध्यम से एक मैसेज भेजा है अमेरिका को कि भाई हम एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहते हैं। वो शायद इस स्थिति में नहीं है कि एक इजराइल के साथ एक व्यापक और लंबा युद्ध कर सके। और फिर अभी कुछ हद तक हिजबुल्लाह भी कमज़ोर पड़ा है, और जो एक बफर थे ईरान के हिजबुल्लाह और हमास में, वो अब इस समय काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। वो गए तो नहीं हैं और शायद जाएंगे भी नहीं, लेकिन अब सीधा इजराइल और ईरान के बीच में अब फंस गई। तो उसमें क्या ईरान को सोचना पड़ेगा, जिसमें पिछले 40 साल से सैंक्शंस लगी हैं और उनकी इकोनॉमी बहुत वीक है, और क्या कितने लोग उनको इस युद्ध में उनके साथ आएंगे, क्योंकि ईरान और बाकी अरब देशों के बीच में भी संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। तो ईरान कहीं अलग थलग ना पड़ जाए, ये भी उनको एक सोचना पड़ेगा। तो इस समय मुझे लगता है कि ये सब कैलकुलेशंस हो रही होंगी, और शायद नेतन्याहू के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ईरान क्यों, हो सकता है वो इस असेसमेंट में पहुंचे कि ईरान एक कमजोरी दिखा रहा है, और उसका वो एक फायदा उठाते हुए शायद एक कोई बड़ा पलटवार उस पर करे, और उसके बाद ईरान क्या करेगा ये तो अभी इसमें गेस ही लगाया जा सकता है। लेकिन एक एस्केलेशन का तो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल, एक डर तो लगातार बना हुआ है। अतुल जी, आपको लगता है कि तमाम देशों की ओर से शांति की बात की गई है, संयम बरतने की बात की गई है, वैश्विक संस्थाएं लगातार कोशिशें कर रही हैं, यूएन को लेकर बात ये आ रही कि साहब अगर इस प्रकार का संघर्ष होता है तो दुनिया सीधे तौर पे कई देश जो हैं खेमों में बटे दिखाई पड़ते हैं, कौन इस पार्टी के साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा है, लेकिन जो वैश्विक संस्थाओं जिन पे दारोमदार है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, वो आज प्रासंगिक नजर नहीं आती। ये बात आज हमारे विदेश मंत्री भी कह रहे हैं। जी हाँ अरिंदर जी, की ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। और उससे जुड़ी फिर दूसरी आर्गूमेंट ये है कि आज की अगर सिक्योरिटी काउंसिल विफल है एक तरह से, तो उसमें
आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसकी एक्सपेंशन की ज़रूरत है और नए एक्टर्स को लाने की ज़रूरत है। वो ये आर्गूमेंट बहुत स्ट्रांगली आ रही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ये रोक नहीं पा रहा। आप बिल्कुल ठीक करें, बल्कि एंटोनी गुटेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा इजराइल घोषित करता है कुछ दिनों पहले। तो एक तरह से जो प्रेस्टीज है यूनाइटेड नेशंस की वो तो इस वक्त कहीं नहीं हमें नज़र आती, ज़मीन पे नहीं नज़र आती। और जिस तरह से उसके साथ बाकी देश कुछ देश व्यवहार कर रहे हैं तो लग रहा है एक लाइट वेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये तो अब बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि इस वक्त जो है ये एक जो दो बड़े युद्ध हो रहे हैं, एक यूक्रेन में और एक जो अरब पैलेस्टाइन लेबनान फ्रंट ईरान फ्रंट पे हो रहे हैं, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि जो प्रेजेंट अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की खासकर, उसमें मैसिव चेंज की है, फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत है। जी अरविंद जी, भारत के नज़रिए से इस पूरे संघर्ष को किस तरीके से देखा जाए और भारत इस संघर्ष की वजह से होने वाले जो असर है उससे किस तरीके से प्रभावित है या हो सकता है? भारत के लिए तो ये सचमुच में चिंता का विषय है अगर ये संघर्ष फैलता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे सभी देशों के साथ संबंध बड़े अच्छे हुए हैं, चाहे वो अरब हो या ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। और हमारे लगभग 9 मिलियन लोग जो हैं वो गल्फ में काम करते हैं और हमारी कितनी रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं। ऑयल के लिए हमें वहाँ से बहुत सारा ऑयल भी आता है और हमारे ऊपर भी दबाव भी पड़ता रहता है कि भी आप इसकी साइड ले रहे हैं या उसकी साइड ले रहे हैं। तो ये युद्ध तो हमारी बिल्कुल नेबरहुड में है, एक्सटेंडेड नेबरहुड में है, तो इसके तो बड़े दूरगामी असर पड़ेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि किसी प्रकार से ये युद्ध जो है वो शांत हो और किसी प्रकार से वहाँ पे एक शांति आए, लेकिन लगता बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस मूड में इजराइल है और जिस मूड में नेतन्याहू है और जैसी उन्होंने एक वक्तव्य दिया था यूनाइटेड नेशंस में कुछ दिन पहले, और उससे तो लगता है कि वो अब इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक फेट कंप्लाई भी देना चाहते हैं यूएस को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय अमेरिका में इलेक्शंस का माहौल और वो लोग अपने इलेक्शन में बिजी हैं। तो ये देखने वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इससे पहले कि बाइडेन साहब तो कुछ कर नहीं पा रहे। बाइडेन साहब ने कई बार ही कह लिया कि आप सीज फायर कर लीजिए, आप इसको स्थिति को काबू में लाएं, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। तो आज जो है केवल एक देश है जो उसके ऊपर कुछ एक प्रभाव डाल सकता है, वो है अमेरिका। लेकिन हमने पिछले 1 साल में देख लिया कि इस समय अमेरिका जो है वो नेतन्याहू के इशारे पर चलता है, ना कि कोई दबाव डाल सकता। तो नेतन्याहू इसमें अपनी इंटरनल पोजीशन को भी देखते हुए वो अपनी भी आंतरिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि युद्ध को बढ़ाते रहेंगे और इसमें भारत के लिए एक स्थिति ठीक नहीं। जी अतुल जी, आपको लगता है कि संघर्ष के मोर्चे से समाधान निकालना और संवाद के लिए मेज पे बैठ के समाधान निकालने, ये भी पैरेलल तमाम कोशिशें चल रही होंगी? किस तरीके से इस मोर्चे पर प्रयास हो सकते हैं जहां पे बातचीत या शांति के संवाद को लेकर कोशिशें हों और तमाम देश इस प्रकार के जो प्रयास कर रहे हो? अनिंद जी, ये जो डिप्लोमेसी की जो एलिमेंट आता है उसका एक टाइमिंग होता है और वो टाइम होता है जब दोनों साइड्स एक तरह से लड़ाई से ऊब चुकी हों, तो वो वक्त आता है कि अब आप सुलह सफाई करें। अब यहाँ पर खास करके जो इजराइल का रवैया इस वक्त चल रहा है, क्योंकि इजराइल की इंटरनल डायनेमिक्स अगर देखें पॉलिटिक्स में तो बहुत हार्डलाइन अप्रोच और प्रेशर भी है नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि नेफ्ताली बेनेट जो उनके ऑपोजिशन लीडर है वो कह रहे हैं कि इस वक्त आप ईरान की कमर तोड़ें, और एक्स चीफ्स जो मोसाद के हैं वो भी प्रेशर डाल रहे हैं मीडिया के थ्रू कि आप इस वक्त आपके पास मौका है, यू गो ऑल आउट फॉर रेजिम चेंज इन ईरान। तो एक तरह से इजराइल कोई मूड में नहीं है इस वक्त, जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि वो किसी तरह के समझौते पे आए, और कोई इस वक्त पार्टी नहीं है, अभी वो साइकिल नहीं आया कि डिप्लोमेसी प्ले आउट कर सके। लेकिन तैयारी जरूर करनी चाहिए, जैसे भारत को भी है, ईरान के साथ हमारे संबंध जो भी अच्छे हैं, तो बैकग्राउंड में आपके कॉन्टैक्ट वगैरह होने चाहिए। लेकिन अभी स्थिति नहीं आई, लेकिन आएगी। एक सब युद्ध एक तरह से समाप्त होते ही हैं जी, तो उसके लिए आपको प्री पोजिशन करने की जरूरत है। लेकिन अभी डिप्लोमेसी से रोकने वाली जो बात है वो मुझे नहीं लगती कि वो फिलहाल वो दिखाई नहीं पड़ रहा संघर्ष, बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली में जोर पकड़ने लगी हैं। आज दिल्ली में भाजपा ने जहां एक बड़ी रैली की तो आम आदमी पार्टी ने जनता दरबार से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दिल्ली की बीजेपी इकाई ने मोदी जी को धन्यवाद रैली के माध्यम से जनता के लिए किए जा रहे कामों का जिक्र किया तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो पहले से ही चल रहा था। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता को बचाने की जद्दोजहद है तो बीजेपी हर हाल में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसी कड़ी में दोनों पार्टियों ने रविवार को दिल्ली में रैलियां की और एक दूसरे पर करारा हमला बोला। दिल्ली के बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीरेन सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों से बंद पड़ी म्यूटेशन को लागू करवाने और अनधिकृत कॉलोनियों में बिना NOC के बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उन गांव देहात के किसानों की बात सुनी और वो जो वर्षों से लंबी मांग थी कि मेरी वसीयत मेरे बच्चे के नाम हो, उस मांग को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने भी एक रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। मनोज तिवारी ने पलटवार किया और कहा कि चोर मचाए शोर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। इसी को कहते हैं कि चोर मचाए शोर। तो चोर को चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है तो अब वो अलग तरह तरह के टेंट्रम्स कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि देश में योगी और मोदी की सरकार न रहे ताकि हम भ्रष्टाचार दोगुनी ताकत से करते रहें। सत्ता और विपक्ष दोनों के दावे भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। बहरहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। मुकेश शुक्ला के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. महाराष्ट्र टूरिज्म। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद अब अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के विरोध प्रदर्शन से उपजी अशांति के कारण रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सेवाएं तीसरे दिन भी बाधित रही हैं। दोनों शहरों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। PTI के विरोध प्रदर्शन से इस्लामाबाद में जगह जगह सड़कें बंद होने से आवागमन मुश्किल हो गया है। इससे व्यापार और व्यवसाय भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हालांकि ज़ीरो पॉइंट और फैज़ल एवेन्यू तथा फैज़ाबाद इंटरचेंज आंशिक रूप से खुल गया है। उधर विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। और खबर खेल के मैदान से, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। 106 रन का लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल कर लिया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि स्मृति 7 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गई। शेफाली 32 रन बनाकर आउट हुई। जल्द ही जेमिमा भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऋचा घोष खाता भी नहीं खोल पाई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक छोर संभालते रखते हुए रन बनाना जारी रखा और टीम को जीत के करीब ले गई। हालांकि हरमनप्रीत 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गई। मौजूदा विश्व कप में भारत की ये पहली जीत है। इससे पहले पाकिस्तान ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी खिलाड़ी तेजी से रन नहीं बना पाए और टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन ही बना सकी। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेघालय के गारो हिल्स में भूस्खलन से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। मेघालय के डालू क्षेत्र में भूस्खलन से हुई तबाही को दूर करने और बचाव अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और संगम में दर्शन और पूजन किया। राजस्थान के बारानगर में कृषि उपज मंडी में RSS के स्वयं सेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं।
सीबीआई ने पटना में नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है। इसके पहले भी सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक कुल 3 चार्जशीट एनईईटी पेपर लीक केस में दाखिल कर चुकी है। जम्मू के घरोटा में रिंग रोड के पास भारतीय सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के झुल्लास इलाके में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद शुद्धता के पैमाने पर खरा पाया गया है। उज्जैन संभागीय आयुक्त और उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने कहा कि एक श्रद्धालु द्वारा प्रसाद का FSSAI मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के विभिन्न टेस्ट करवाए गए हैं और प्रसाद 13 के 13 मानदंडों पर खरा उतरा है। भारत ने तकनीकी रूप से उन्नत शॉर्ट रेंज हवाई रक्षा प्रणाली की 3 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण में उड़ानों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस TMT रेबार, निर्माण का रियल हीरो।